देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भारत सरकार का वार्षिक प्रतिवेदन यानी कि बजट 2026 के लिए सदन में प्रस्तुत कर दिया है। लगभग 85 मिनट तक उन्होंने इस बजट को पढ़ा है। मैं जयपुर में मौजूद हूं, यहाँ पे मेरे साथ में बजट के विद्वान मौजूद हैं। इनका क्या कहना है, बजट से क्या मिला है और क्या पाया है, राजस्थान को खास तौर से क्या मिला है इस बजट में, इस पे बात करेंगे। सर, सबसे पहले आपका नाम? आत्माराम गुप्ता, चेयरमैन ARG ग्रुप और चैम्बर के अंदर एक्टिंग प्रेसिडेंट। कैसे देख रहे हैं इस बजट को? बजट ओवरऑल जैसा मोदी जी का सपना है, देश को बहुत विकसित हो और विश्व के अंदर अपना एक छाप छोड़ें और विश्व के अंदर अग्रणी रूप में पेश हो, उस चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए बड़ा एक लैंड मार्क है ये। और मैं समझता हूँ सीतारमण जी ने उस चीज़ को परिलक्षित किया है। सर, सेंसेक्स ने इस बजट के आने के बाद में सेंसेक्स ने अपना जो रिएक्शन दिया है वो रिएक्शन बिल्कुल विपरीत दिया है। 1600 पॉइंट नीचे सेंसेक्स। सबसे बड़ा क्या है कि व्यापारी की बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं, अलग अलग सेक्टर की अलग अलग एक्सपेक्टेशंस होती है। इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत जोर डाला गया, लेकिन सब्जेक्ट जो थे अलग अलग इंडस्ट्री वाइज एस्पेक्ट थे, उनके ऊपर थोड़ा फोकस कम डाला गया। और सबसे बड़ा जो मैट है, मैट को उन्होंने 15% से 14% किया है, मिनिमम ऑल्टर टैक्स। आपके अगर व्यापार की बात करें, आप तो रियल एस्टेट के किंग माने जाते हैं। रियल एस्टेट को क्या मिला? रियल एस्टेट की मैं बात करूं तो आज GDP में रियल एस्टेट 8%, 7-8% कंट्रीब्यूट करता है और पूरे विकसित देश है वहाँ 15% करता है। देश के अंदर बहुत पोटेंशियल है, बहुत बढ़ने की उम्मीद है, लेकिन इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से जो कई प्रावधान देने थे आम एक मकान खरीदने वाले को, वो प्रावधान एक भी टच नहीं किया गया। सर, वो क्या प्रावधान हो सकते थे जो आम आदमी को राहत देते? और देखिए सर, रियल एस्टेट बिजनेस अगर डेवलप करता है तो उस प्रदेश की इकोनॉमी भी ऑटोमेटिक ही डेवलप करना शुरू करती है। तो क्या क्या वो प्रावधान थे जो होने चाहिए थे सर? बहुत सारे। आज रियल एस्टेट अपने आप में लगभग 40% टैक्स गवर्नमेंट को देता है। 1 करोड़ का अगर एक फ्लैट बिकता है तो 40% गवर्नमेंट टैक्स चक्कर में चला गया सर रजिस्ट्री अमाउंट। इसमें राहत जो मिलनी चाहिए थी इतने टैक्स के बावजूद, तो वो राहत मिलनी चाहिए। 80C एक सेक्शन है इनकम टैक्स का, उसके अंदर 1.5 लाख की रिबेट मिलती है। हम अगर जो के ऊपर इन रीपेमेंट ऑफ द प्रिंसिपल करता है वो तो 1.5 लाख को बढ़ा के 5 लाख किया जाना चाहिए था। आज 1.5 लाख, आज को 15 साल से 1.5 लाख चल रहा है। आज कितनी बढ़ोतरी हो गई, हर चीज 5 गुना हो गई, लेकिन ये 1.5 लाख ही अभी। इसमें उम्मीद थी 5 लाख करने की। दूसरा सेक्शन आता है जो लोन लिए जाते हैं तो उसके ब्याज दिया जाता है, ब्याज की छूट। वो भी पुरानी जो 10 साल पहले की चल रही थी लिमिट, वो आज भी है, उसको बढ़ा करके भी 5 से 10 लाख किया जाना चाहिए था। आज जो पहले मकान 3 लाख के 5 लाख के होते थे, आज 1 करोड़ के मकान हो गए। 50 लाख अफोर्डेबल हाउसिंग भी 40-50 लाख की हो गई। तो इसलिए थ्रेशोल्ड इसको बढ़ाना चाहिए था। सर, मेरा एक छोटा सा सवाल है। हर बार ये कहा जाता है आम आदमी का सपना गैस का सिलेंडर, घर का राशन, क्या यही आम आदमी का सपना है क्या? सर, आपको नहीं लगता कि आम आदमी का सपना है खुद के सर पे छत, 4 पहिए की एक छोटी सी गाड़ी हो, बच्चों की एजुकेशन सस्ती होनी चाहिए? आम आदमी के सपने को कहाँ तक छू पाया है ये? तो आम आदमी के लिए देखिए 2 एंगल से देखा जाता है। एक तो रियल एस्टेट, तो एक मकान छत का चाहिए होता है, लेकिन एक आम आदमी के ग्रोथ के लिए एजुकेशन है, व्यापार है, उसका इंपोर्ट एक्सपोर्ट है, इन चीज़ों है, मेडिसिन है, दवाइयाँ हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, IT सेक्टर है, AI सेक्टर है। इन चीज़ों को इन्होंने विशेष तवज्जो दी है। इनसे लॉन्ग टर्म के अंदर आम आदमी का जो सपना है, जो गरीबी रेखा के अंदर नीचे जो यापन कर रहे हैं, गरीबी से थोड़ा ऊपर उठने का मौका मिलेगा उन्हें। ज्ञान सबसे बड़ी असेट है, ज्ञान बढ़ेगा तो एजुकेशन पे। आज इंपोर्ट एक्सपोर्ट में बहुत ज़्यादा जोर डाला गया है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का एक मेन कोर है आज, और वर्ल्ड लेवल पर अपन कॉम्पीट करने जा रहे हैं। इंपोर्ट करने की वजह से कंज्यूमर ड्यूरेबल्स हैं तो उस पर 10% रिबेट कर दी, 20% से घटा के 10% रेट कर दिया गया। तो ये बहुत बड़ा राहत थी इंपोर्ट ड्यूटी के ऊपर। सस्ता हो जाएगा हिंदुस्तान में, सस्ता हो जाएगा उससे। व्यापारियों की जो उम्मीदें थी उस पे खरा नहीं है। इंडस्ट्रियल हाउसेज, बिग इंडस्ट्रियल हाउसेज को जो उम्मीदें थी उन्हें रेट की कम होने की थी, 22% जो भी कॉर्पोरेट टैक्स है उससे कम होकर नीचे आने की थी, वो बिल्कुल भी नहीं किया गया। कुछ चीज़ें और जो इंसेंटिव थे, इन्वेस्टमेंट, नई फैक्ट्री लगाने पे इंसेंटिव थे, वो नहीं बढ़ाए गए। तो उससे एक मायूसी आई है। उस वजह से रिजल्ट ये रहा है कि इंडेक्स 160 टूटा है और ये वापस रिकवर कर जाएगा। रिएक्शन है। देखिए साहब, ये आप सुन रहे थे, बजट बहुत अच्छा है। आत्माराम गुप्ता जी को आप सुन रहे थे, जिन्होंने अपना रिएक्शन दे दिया कि बजट जो है वो मिक्स्ड है। व्यापारियों की उम्मीदें थी, उनको छू के नहीं निकल पाया ये बजट। जी मैडम, नाम क्या है? मैं सोमा सिंह और मैं एक वुमेन एंटरप्रेन्योर हूँ। मेरी कंपनी का नाम, मैं बजट को ऐसे देख रही हूँ कि ऐसा है कि जैसे मुझे लगता है कि महिलाओं के लिए जो इतनी सारी चीज़ें जो इस बार अपग्रेड हुई है वो बहुत अच्छा बजट में आया। जैसे क्या क्या?
जैसे उनके किचन अप्लायंसेस, क्योंकि महिलाओं को जो अभी स्टार्टिंग फेज एक महिला जीवन काल में कितनी बार किचन अप्लायंसेस खरीदती है, ये आप बताओ मुझे। क्यों वो खरीदती रहती है कितनी न, बार? जितने नए प्रोडक्ट्स आते हैं उनका, क्योंकि कुकिंग आजकल एक बहुत बड़ा एक पैशन होता जा रहा है लोगों का, और न्यू अप्लायंसेस खरीदना उन लोगों का एक हमारे लिए, हमारे आपके हिसाब से फायदेमंद है? बहुत फायदेमंद है। दूसरी चीज ये है कि जैसे महिलाएं काम कर रही हैं और जी तोड़ मेहनत कर रही हैं, पैसे भी जमा कर रही हैं, उनका सेविंग भी है, फिर वो घूमने जाना चाहती हैं, तो फॉरेन कंट्रीज घूमना बहुत आसान हो गया, और बजट में भी आ गया कि भाई टिकट्स जो हैं और वहाँ जो भी हम जा रहे हैं वो बहुत सस्ती हो रही है, तो इसके लिए तो एक खुशी की बात है ही। खुशी की बात। हाँ बिल्कुल। चलिए देखिए, महिलाओं के लिए खुशी की बात है। आप तो यंग एंटरप्रेन्योर हैं। मैं डॉक्टर हूँ। अच्छा, आप डॉक्टर हैं? हाँ जी। डॉक्टर होने के नाते आप कैसे देख रहे हो इस बजट? मैं इसको काफ़ी अच्छी तरीके से देख रही हूँ, क्योंकि एक तो हेल्थ केयर सेक्टर की तरफ नए कॉलेजेस जो बन रहे हैं, आयुष का विस्तार हो रहा है, 5 नए कॉलेजेस बन रहे हैं, ये बहुत अच्छा है। आने वाले सालों कितना फायदा मिलेगा इसको, आपको क्या लगता है? स्टूडेंट्स को बहुत फ़ायदा मिलेगा। आने वाले सालों के अंदर सीट्स का विस्तार होगा, सीट्स बढ़ेंगी, तो जो बच्चों का एडमिशन नहीं हो पा रहा था, जो मेहनत उनकी पूरी रहती है बट एडमिशन नहीं हो पाता, तो वो सब चीज़ें रहेंगी, उनको एक्सपोजर मिलेगा। साथ ही के अंदर जो 7 दुर्लभ बीमारियों का जो दवाइयाँ सस्ती हुई है, ये बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि डायबिटीज़, कैंसर ये बहुत कॉमन हो गया है आजकल देखा जाए तो, और इसको सबको अफोर्ड करना चाहिए। सिर्फ अफोर्डेबिलिटी के बेसिस पे हमको दवाई नहीं मिले तो ये गलत था। ये बहुत अच्छी चीज़ है कि इसका रेट कम करा गया है, और मैं इसको बहुत अप्रिशिएट करती हूँ। देखिए, बजट को लेके मिली जुली प्रतिक्रियाएं यहाँ पे लोगों की देखने को मिल रही हैं। यहाँ बजट को लेके और भी प्रतिक्रियाएं यहाँ पे लेने का प्रयास करेंगे। मैडम, किस तरीके से देख रहे हैं आप इस बजट को? Excuse me. आपने सुना नहीं क्या? I was late. बजट सुना था आपने? नहीं, मैंने नहीं सुना। आपने बजट नहीं सुना। जी, किस तरीके से देख रहे हैं बजट को? बजट हम बहुत अच्छे से, बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा कि रसोई का सामान सस्ता किया, माइक्रोवन जो हमेशा काम आता है वो सस्ता किया, और मैं एक माइक्रोवेव ओवन कितनी बार खरीदता है एक महिला जीवन में, कितनी बार खरीदती नहीं, एक ही बार खरीदते हैं, पर थोड़ा सा सस्ता हुआ है, तो जो इसके पास नहीं है वो भी हिम्मत करेंगे, यार सस्ता हो गया ले लो। बहुत सारी महिलाएं जिसके पास नहीं है तो वो अब हिम्मत करेंगी कि ले लो, सस्ता हो गया। और मेन चीज है, जो कैंसर की दवाइयाँ जो इतनी महंगी आती हैं वो सस्ती हुई हैं, 17 दवाइयाँ। डायबिटीज की दवाइयाँ सस्ती हुई, तो मेरे हिसाब से बहुत अल्टीमेट बजट है, और विस्तार से पूरा पढ़ने के बाद फिर आपको बताएंगे। अभी जो सुना वो बहुत अच्छा लगा मुझे। ठीक है साहब, और यहाँ पे प्रयास करते हैं बात करने का कि बजट जो है उसको किस तरीके से यहाँ देखा जा रहा है। आइए सर। सर, क्या नाम आपका? मैं योगेश नारायण माथुर। माथुर साहब, बजट को किस तरीके से देखते हैं? मैं इस बजट को राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में बात करूंगा। राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में हमें बहुत अधिक उम्मीदें थी, अपेक्षाकृत उम्मीदें हमें कम मिली हैं, लेकिन फिर भी ODOP एक सेक्टर है जिसमें हमें उम्मीद है कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट जो स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, वो राजस्थान में अच्छी तरह इम्प्लीमेंटेशन है, उसके लिए बजट एलोकेशन भी अच्छा किया गया है। इसके अलावा टेक्सटाइल पार्क जो स्कीम है, हमारे स्टेट में कुछ टेक्सटाइल पार्क हैं, छोटे टेक्सटाइल पार्क है, एक मेगा टेक्सटाइल पार्क की हम उम्मीद कर रहे हैं। इसके साथ इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर की भी बात की गई है। इसमें जो महत्वपूर्ण चीज़ होता है कि इंडस्ट्रियल रेलवे कॉरिडोर, अभी जो स्पीड वाले 9 कॉरिडोर किए गए हैं, उसमें राजस्थान का नाम नहीं है, लेकिन हम अभी अपेक्षा करते हैं कि ग्रेजुअली इसमें राजस्थान के भी किसी एरिया का इसमें नाम आ सकता है। जो सबसे महत्वपूर्ण बात जो राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में है वो ये है कि एग्रीकल्चर सेक्टर को भी एंटरप्राइजेस की श्रेणी में लेके आए हैं। लेने सर, इसका कितना फायदा मिलेगा? इसको फायदा ये है कि जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होता था वो अभी तक किसान अपने खेत से उसको मंडी में जाके बेचता था। अब तक वो केवल एग्रीकल्चर क्रॉप कहलाती थी। वो क्रॉप कहलाती थी, प्रोडक्ट हो जाएगा। अब वो प्रोडक्ट हो जाएगा और उसको उसकी कीमत भी बढ़ेगी, और प्रोसेस होने के बाद उसका काफ़ी अच्छा मूल्य मिलेगा, और वो खुद प्रोसेस करके खुद भी बेचेगा। उसको जितनी भी राजस्थान सरकार की नॉन फार्म सेक्टर की जो एडवांटेज है वो भी उसको मिलेंगे। देखिए, बजट जो है, राजस्थान को उम्मीदें ज़्यादा थी बजट से, लेकिन राजस्थान जो है उसको बजट के अंदर क्या मिला है, वो व्यापारी जो कह रहे हैं कि राजस्थान को उम्मीदें बहुत ही पर कम मिला है। राखी जी मेरे साथ हैं। राखी जी, इस बजट को आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं समझती हूँ कि एक विकसित और आत्मनिर्भर भारत के लिए जो बजट होना चाहिए वही बजट है, और कंसिस्टेंसी इज द की। पिछले 12 सालों में जिस तरह से बजट दिया गया, चाहे वो महिलाओं के लिए हो, युवाओं के लिए हो, किसानों के लिए हो, गरीबों के लिए हो, लगातार एक बैलेंस बनाने का काम
केंद्रीय जो हमारी सरकार है उन्होंने किया है। मैं सबसे पहले चैंपियन एमएसएमईज की बात करना चाहूँगी। हमारे देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एमएसएमईज का बहुत बड़ा योगदान है और 10,000 करोड़ का इसमें इन्वेस्टमेंट है। मुझे खुशी है ये कहते हुए कि एमएसएमई के अंदर बहुत सारी महिलाएं जो हैं वो काम कर रही हैं। और आज की महिला जो है, आज प्रधानमंत्री जी ने एक अलग समय की बात करी है। पहले ऐसा होता था कि महिलाओं के लिए कोई प्रोविजन अगर किया जाता तो वो सहानुभूति के आधार पर दिया जाता था, लेकिन आज हमारे सामर्थ्य को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पहचाना है और हमारे सामर्थ्य के अकॉर्डिंग हमें बजट अलॉटमेंट होता है। ये एक बहुत ही स्वागत योग्य कदम है। महिलाएं सिर्फ और सिर्फ लाभार्थी की श्रेणी में नहीं है, आज हम लोग देश के ग्रोथ इंजन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हम लोग लगातार काम कर रहे हैं जिससे कि देश जो है वो आगे बढ़ सके। साथ ही हर जिले के अंदर जो बच्चियों के लिए छात्रावास का अनाउंसमेंट है, चाहे ग्रामीण परिवेश की महिलाओं के लिए शी मार्ट्स के अपग्रेडेशन की बात है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट 12 लाख करोड़ का किया आसपास के क्षेत्र के विकास के साथ में। किसी भी प्रदेश के विकास के लिए बुनियादी स्तर उसका कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, वहाँ का आसपास कैसा डेवलपमेंट है वो बहुत शानदार तरीके से हो रहा है। मैं ये समझती हूँ चाहे वो दवाइयों के क्षेत्र में हो, चाहे किसानों के लिए हो, एजुकेशन के क्षेत्र में हो, हर क्षेत्र को छू करके एक बैलेंस बजट है और आगे चल के हमारे देश की ग्रोथ के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। महिलाएं, आम महिलाएं, एंटरप्रेन्योर्स की तो आपने बात कर ली, आम महिलाओं को कैसे छू के जाएगा ये बजट? आम लोगों को काफ़ी उम्मीदें थी। अभी मैं सुन रहा था किसी ने कहा कि माइक्रोवेव सस्ता हो गया है, जीवन काल में एक बार 2 बार खरीदा जाएगा, पर बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जैसे घर, रियल एस्टेट वाले थे, उन्होंने कहा कि बहुत उम्मीद थी पर वो टच नहीं हुआ है बजट के अंदर। आम महिलाओं के मन की बात को प्रधानमंत्री कितना समझ पाए और महिला वित्त मंत्री ने उस बात को समझ के कितना छुआ है? देखिए, वित्त मंत्री जी ने जिस तरह से अपनी भाषण की शुरुआत की तो उन्होंने आर्थिक रिफॉर्म्स की बात पहले ही की। मैं समझती हूँ कि जीएसटी का जो रिफॉर्म था वो कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन लेवल को कम लाने में एक बहुत बड़ा योगदान था। और एज अ महिला मैं समझती हूँ कि महिलाओं को सिर्फ रसोई के कामों और घर के कामों तक सीमित ना रखा जाए, इसलिए मैंने एमएससी से शुरुआत करी। लेकिन आपने इस बात को छेड़ा और निश्चित तौर पे घर को संभालना हमारी प्राथमिक जिम्मेदारी है। और जीएसटी का जो रिफॉर्म था वो एक ऐतिहासिक कदम था और उसके बाद हमने देखा कि बहुत सारी चीज़ें सस्ती हुई थी। इनकम टैक्स में 12 लाख का ऑलरेडी इनकम टैक्स फ्री है तो उसमें नहीं सरकार ने बढ़ाया, लेकिन पिछली बार बहुत अच्छा 7 लाख से 12 लाख करना एक बहुत बड़ा कदम था। तो हर बार ऐसा किया जाता है कि कहीं ना कहीं हम लोग चीज़ों को बैलेंस करते हैं और ओवरऑल अगर आप देखें तो इन्फ्लेशन लेवल, चाहे वो आर्थिक सर्वेक्षण में कहा गया हो, कंट्रोल में रहेगा। क्योंकि आप वैश्विक परिदृश्य में देखने की आवश्यकता है कि बाकी स्टेट्स में क्या हो रहा है, बाकी जगहों पर क्या हो रहा है। आप देखो बाहर की कंट्रीज में इन्फ्लेशन लेवल बहुत आगे है, फिर भी हमने कंट्रोल किया है। मैं समझती हूँ कि जो ज़रूरत है, वैश्विक जो प्रॉब्लम्स हैं उसके साथ ये बहुत अच्छा कदम है। और खेती को कैसे देख रहे हैं? एग्रीकल्चर को लेके एक बड़ा कदम, बड़ा फैसला माना जा सकता है। महिलाओं का देखिए, आज भी महिलाएं खेत पे तो काम करती हैं, दर्जा वो नहीं है। अब अगर इंडस्ट्री बन जाएगा, एग्रीकल्चर क्रॉप प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगी, तो इसमें महिलाओं का कितना मुनाफा या फायदा आप देखते हैं? देखिए, महिलाएं, ये बात सही है कि ग्रामीण परिवेश के अंदर महिलाएं घर का काम भी करती हैं और कृषि में भी लगी हुई हैं। और इसीलिए नारियल की खेती हो, चंदन की खेती हो, इसको प्रोत्साहित करने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। मुद्रा लोन योजना एक बहुत बड़ा योगदान है हमारी फीमेल एमएसएमईज को बढ़ाने के लिए, क्योंकि उसमें बिना किसी गारंटी के लोन मिलता है। और लखपति दीदी, ड्रोन दीदी, आप सोचिए, मुझे बताइए ना, आप 10 साल पहले कभी लखपति दीदी, ड्रोन दीदी के बारे में सोचते थे क्या? कोई नहीं सोचता था, किसी ने सोचा ही नहीं। लखपति दीदी और ड्रोन दीदी, तो आप एक चीज बताइए, चांदी आज की डेट में हर महिला के पास में मौजूद है। चांदी ने वैसे ही लखपति बना दिया। देखिए, जिस तरह की अभी आप देखिए पूरे विश्व का ये कंट्रोल सिर्फ अब हमारे देश का नहीं हो सकता, लेकिन हम जिसे कंट्रोल कर सकते हैं, अगर हम उसकी बात करें तो लगातार प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं को मुख्य धारा में लाने का काम किया है। ये बात मैं बार बार बोलती हूँ कि ये नजरिया चेंज हुआ है। मैं फिर वही बोलूंगी, सहानुभूति नहीं, सामर्थ्य की बात करती है आज की महिला। और ये आदरणीय मोदी जी का एक बहुत बड़ा कदम है। और कंसिस्टेंटली जैसे वो लगातार बजट देते आए, आज विश्वास है महिलाओं को कि हमें देखने वाला कोई है, संभालने वाला कोई है। ठीक बात है। इंडेक्स ने साथ क्यों नहीं दिया वित्त मंत्री का? आज सीधा धड़ाम। देखिए, आखिरी में मैं देखी थी, थोड़ा ठीक था, कवर किया उसने, और इसमें बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं। हाँ, ये बात सही है कि अगर वो अच्छा चलता तो हम कहते देखिए कितना अच्छा मार्केट में रिस्पॉन्स है, लेकिन वेट करना चाहिए, शाम तक देखिएगा वो भी आएगा पॉजिटिव। और निश्चित तौर पे जो जरूरत थी हमारे देश को, उस तरह का एक बैलेंस बजट हमें पेश किया गया। बजट के इत्र हट के मैं एक सवाल आपसे और करना चाहूँगा। स्वर्ण समाज सड़कों पे है, आज वो बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं जिसकी अगवानी जो है वो राजपूत समाज कर रहा है। वो यूजीसी रोल बैक की मांग कर रहे हैं, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर रोक लगा दी है। आप इसको किस तरीके से? देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब आए, जिनको जन सेवा का मौका मिला,
तब सबसे पहला ध्येय वाक्य जो उन्होंने रखा वो सबका साथ सबका विकास था। और उसके आधार पे अगर देखें तो पिछले 12 सालों में किसी वर्ग विशेष के साथ में उन्होंने कभी भेदभाव नहीं किया। और आप रखा है तो आप बता दें मुझे कि भाई इस वर्ग के साथ हमने भेदभाव किया। यूजीसी एक ऑटोनोमस बॉडी है, उनकी तरफ से अगर कुछ भी आता है तो सरकार की मंशा कभी ये नहीं हो सकती कि किसी भी वर्ग को समस्या हो, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो। और मैं ये समझती हूँ कि सुप्रीम कोर्ट में क्योंकि ये अब मसला पेंडिंग है तो मुझे इसमें बहुत ज्यादा बोलना ठीक लगता नहीं है, लेकिन सरकार संवेदनशील है। समाज के लोग कह रहे हैं कि सिर्फ एक सुप्रीम कोर्ट में जो ये स्टे आया है ये एक लॉलीपॉप की तरह है, हम इसको नहीं चाहते, सरकार जैसे ये एक्ट आया है वैसे ही इसको रोल बैक करे। देखिए लॉलीपॉप नहीं है, सरकार का जवाब तो आने दीजिए। आप सरकार का जवाब आएगा उसके बाद ये सवाल पूछेंगे तो मैं आपका जवाब दूंगी, लेकिन मैं फिर वो कहूंगी संवेदनशील सरकार है। आप देखिएगा किस तरह का जवाब सरकार पेश करती है उच्चतम न्यायालय में। मैं फिर विश्वास दिलाऊंगी, हमारे शिक्षा मंत्री जी ने भी विश्वास दिलाया है, किसी वर्ग के साथ भेदभाव नहीं होगा, ना कभी हुआ है तो आप बताएं ना। हर चीज मैं तो ये कहती हूँ कि दबे कुचले वर्ग को आगे लाने का काम अगर किसी ने किया है तो आदरणीय मोदी जी ने किया है, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे वो कोई व्यवसायिक क्षेत्र हो, हर क्षेत्र के अंदर हमने भेदभाव नहीं हुआ तो फिर इस तरीके के बिल की क्या जरूरत थी, इस तरीके के एक्ट और गाइडलाइंस की क्या जरूरत थी? जब भेदभाव आप मान रहे हैं कि नहीं होता है तो फिर एक्ट की क्या जरूरत है? फिर हम सब एक क्यों नहीं रह सकते? देखिए दो तरह की बात है, मैं सरकार की मंशा की बात कर रही थी। सरकार की मन में कोई भेदभाव करने का कभी कोई मंशा नहीं थी। संवेदनशील सरकार है, सब वर्गों को साथ लेके चलती है, चाहे किसी भी योजना की आप बात कर लीजिए, किसी वर्ग विशेष को बात ना, लेकिन अंत्योदय अंतिम छोर पे खड़े व्यक्ति को ला करके सरकार काम करती है और वही लगातार काम करेगी। एक बार जवाब पेश होने दीजिए, न्यायालय में केस पेंडिंग है, आप देखिएगा। मैं विश्वास दिलाना चाहूंगी कि किसी के साथ भी भेदभाव नहीं होगा। बजट को कितने नंबर? फुल आउट ऑफ फुल, बिल्कुल 10 में से 10। 10 में से 10, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं को जिस तरह से आगे सुदृढ़ करने का काम किया है, हमें सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन जिस तरह से आदरणीय मोदी जी के कार्यकाल में मिला है वो कभी हुआ ही नहीं है। इसलिए महिलाएं खुश थीं उनके कार्यकाल में और खुश रहेंगी। बजट को यहाँ पे 10 में से 10 नंबर हैं। महिलाओं को लेके राखी राठौड़ बात कर रही थी, महिलाओं को बहुत कुछ इस बजट के अंदर मिला है। महिलाएं निरंतर रूप से इस बजट के अंदर बात कर रही हैं कि हमको एंटरप्रेन्योर बनने का मौका मिलेगा। एग्रीकल्चर को जिस तरीके से इंडस्ट्री के अंदर लाने की बात कही गई है, वहाँ पे महिलाओं को बड़ी उम्मीद है कि ये बजट खेती कृषि के क्षेत्र में भी महिलाओं को आगे लेके आएगा, उनका जो योगदान है उसको और बढ़ाएगा। बजट पे मिक्स रिएक्शन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। हालांकि इंडेक्स, जिस तरीके से इंडेक्स ने बजट आने के बाद में रिएक्ट किया है, उसको कहा गया है कि एक ये क्षणिक रिएक्शन है, शाम तक सब कुछ ठीक होने वाला है, चीज़ें रिकवर हो जाएंगी। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। अमर उजाला के लिए जयपुर से मैं आशीष। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।